इस छोटी सी लाइन का एग्जैक्ट मतलब ये था कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अगर मैं तुमसे सच में ये वाली बात पूछूं कि इन दोनों डायग्राम्स में से कौन सा डायग्राम सही है, डायग्राम नंबर ए सही है या डायग्राम नंबर बी सही है, एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो भी पंगा, एक गुणसूत्र कम होगा तो भी पंगा। तो याद रखना, तुम्हारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? दो प्रकार के संगीत होते हैं, लेडी संगीत और लेडा संगीत। गुणसूत्रों को खींचा जाता है, दोनों कोशिका अपने अपने गुणसूत्रों को अपनी अपनी तरफ खींचेगी, तभी तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर है कि जीवन अवस्था, एस अवस्था और जीवित अवस्था क्या होती है? हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सब? बहुत ही मस्त और बहुत ही जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज एग्जैक्ट अगर देख रहे हो तो मेरे पीछे एक बहुत ही शानदार वाला टॉपिक लिखा हुआ है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को उठाने का भी सबसे बड़ा रीजन एक ही है, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके क्लास 12th में भी काम आता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं इस टॉपिक के बारे में। मैं कोशिश करूंगा जितना भी टॉपिक आज हम लोग क्लियर करें, उस टॉपिक के बाद आपको कभी भी ऐसा इस तरीके का कोई भी डाउट नहीं आए। आप लोग ये वाली बात तो जानते हो कि कोशिका विभाजन क्या होता है, तो उसके जस्ट हम थोड़ा सा और आगे चलने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं बहुत ही ताबड़तोड़। और अपनी अपनी देखो कुर्सी की पेटियां बिल्कुल बांध लेना। आज तक अगर ऐसा कोई भी छोटा सा डाउट हो जो इस टॉपिक के अंदर आपका रह गया हो, आपको लगता हो यार ये वाला टॉपिक का ये वाला डाउट ना मेरा आज तक कोई क्लियर ही नहीं कर पाया, तो दोस्तों देर किस बात की। मतलब, और पता है, फ्री होके बैठना, बिल्कुल मस्त, मतलब मस्त होके बैठना। मेरे साथ साथ नॉट बिल्कुल नहीं करना है, बट सुनना है। मतलब होता है ना, जब मूवी देखने जाते हैं तो ऐसे बैठ के मूवी को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, बस मूवी को एंजॉय करते हैं, तो बस लेक्चर को एंजॉय करना। और बाद में बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है? क्या बहुत छोटे छोटे वाले पॉइंट आपके क्लियर हुए? आइए जरा चलते हैं आगे। दोस्तों, ये वाली बात मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था, तब हमने एक बात क्लियर की थी कि जो कोशिका होती है वो क्या होती है। और वहां पे अगर आपको याद है तो 1855 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को याद आया होगा इस सेम वैज्ञानिक का नाम, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो जो भाई साहब थे, उन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। याद आया ये? अरे हर्ष सर, कैसे भूल सकते हैं? तो इन्होंने बोला था ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। और पता है इस छोटी सी लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या था? इस छोटी सी लाइन का एग्जैक्ट मतलब ये था कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। सर, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है और ये हमने सुना भी है। आपने पता है सच में यहाँ तक जो भी कुछ पढ़ा होगा, जो भी कुछ सुना होगा, तो आपने क्या सुना है? आपने ये सुना है कि अगर आपके पास कोई भी एक कोशिका होती है, ठीक है, तो वो कोशिका जब विभाजन करती है तो विभाजन करने के बाद उस कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। सर बिल्कुल, हमने तो यही बात पढ़ी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमने सही पढ़ा है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है। तुमने यही पढ़ा है कि एक अगर कोशिका है तो उस एक कोशिका से हमेशा दो कोशिका का निर्माण होता है, और यही चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन होता है। सर बिल्कुल सही है। अब अगर देखा जाए तो दोस्तों, ये वाली जो कोशिका होती है ना, इस कोशिका को आप बोलते हो मात्र कोशिका, क्योंकि मदर सेल है ये। मगर इस कोशिका के बाद जो दोनों कोशिका बनती है ना, उसे हम बोलते हैं संतति कोशिका। बोलो, बात सही है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये होती है संतति कोशिका। संतति कोशिका को हम डॉटर सेल भी बोलते हैं। अब कई बच्चों का डाउट होता है वैसे सन सेल क्यों नहीं बोलते? तो बेटा, सन मतलब कोशिका होती है, तो जो चीज होती है वो डॉटर ही होगा ना। अब कई बार लड़कियां ऐसे बोलती है मैं तो ऐसे जा रहा हूँ। बेटा, तो वो जा रहा हूँ बोलना तो वैसे देखो देखा जाए तो वोकेबलरी वो इतना सही नहीं है। मतलब लड़का बोलता है जा रहा हूँ, लड़की बोलती है जा रही हूँ, तो बिल्कुल सही लगता है वो, है ना, सुनने में भी बिल्कुल सही लगता है, तो बस ऐसा सही है। तो इसलिए हम इसे डॉटर सेल यानी कि संतति कोशिका बोलते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पहले वाली यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, और यही चीज थी ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। बोलो, बात यहां तक क्लियर है? हाँ। मगर दोस्त देखा जाए ना, तो ये वाला तरीका भी रुडोल्फ विर्चो ने जो 1855 में किया था, यानी कि आधुनिक कोशिका को जो सिद्धांत दिया था, वो भी इतना अच्छे से सही नहीं था। चीजें अगर देखी जाए तो बायोलॉजी में ऐसी चलती है कि एक वैज्ञानिक कुछ देता है, फिर उसके बाद कुछ देता है। तो अगर देखा जाए तो इनकी चीज भी आगे जाके थोड़ी सी और प्यूरिफाई हो गई। और देखो, बायोलॉजी यही कहती है, बायोलॉजी कहती है भैया चीजों को प्यूरिफाई करते रहो, क्योंकि हमको जो आगे चीजें चाहिए ना वो बहुत ज्यादा प्योर चाहिए। सो असली चीज अगर देखा जाए तो है क्या? असली चीज यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी एक कोशिका है तो मैं ऐसा एक डायग्राम बना रहा हूँ, और ऐसे डायग्राम के बाद मैं ऐसा एक डायग्राम बना लेता हूँ। आप कहोगे हर्षित सर, ये दोनों डायग्राम में क्या कोई फर्क है? मैं तुमसे ही पूछूंगा कि सच में फर्क है या नहीं है, क्योंकि देखो मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल गलत तो नहीं बताओगे। तुम कहोगे हर्षित सर, आज हम समझ में आया कि आखिर सच में ये वाली बात ठीक है। मगर मैं फिर बोल रहा हूँ, देखते रहना बस डायग्राम को, तो मजा आएगा, ठीक है? ये दिख रहा है आपको? ठीक है।
यहाँ पे वही सब कुछ चीजें हैं, मैं लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास जगह है, मात्र कोशिका है। मात्र कोशिका के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों के दोनों हमारे पास संतति कोशिका है। बोलो क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? सर मजा आ गया। अच्छा ठीक है, मगर इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या सच में देखने के बाद आपको कोई फर्क महसूस होता है? आपको लगता है कोई फर्क है इन दोनों डायग्राम्स में? आपको लगता है कि ये डायग्राम और ये डायग्राम में सच में कोई फर्क है? मैं साइड में हो जाता हूँ, मुझे बताना जरूर कि सच में फर्क लगता है क्या? मिला क्या सच में कोई फर्क? कोई ऐसी चीज मिली? हाँ सर हमें एक चीज पे डिफरेंस तो लग रहा है। मैंने कहा क्या? सर दोनों डायग्राम में एक फर्क है, पहले कोशिका क्या ऐसी थी, फिर कोशिका बड़ी हो गई, यानी कि कोशिका की हुई है वृद्धि। सर बिल्कुल सही बात है। और वृद्धि के बाद यहाँ पे एक कोशिका से दो कोशिका बनी है, यानी कि सर यहाँ पे हो रहा है विभाजन। ठीक है सर, पहले वाले डायग्राम के अंदर केवल और केवल आपने विभाजन के बारे में बात की थी, आपने वृद्धि के बारे में बात ही नहीं की थी, तो आप सर यहाँ पे विभाजन लिख सकते हो क्योंकि वृद्धि के बारे में बात ही नहीं हुई थी। मगर दूसरे में वृद्धि हुई है, फिर विभाजन हुआ है। देखो समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे ख्याल से बायोलॉजी समझने का ही सब्जेक्ट है। अगर मैं तुमसे सच में ये वाली बात पूछूं कि इन दोनों डायग्राम्स में से कौन सा डायग्राम सही है, डायग्राम नंबर ए सही है या डायग्राम नंबर बी सही है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर देते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। मगर बेटा उससे आंसर नहीं आएगा। आंसर ये आएगा कि मेरे हिसाब से और आप सबके हिसाब से हमेशा डायग्राम नंबर बी ही सही होगा। देखो देखने भर से तो ये डायग्राम सही हो रहा है, मगर इस डायग्राम से आप एक बार एक चीज तो समझ सकते हो क्या? अगर ऐसा ही तरीके से विभाजन होता रहा हमेशा तो होगा क्या? तो होगा ये कि ये वाली कोशिका आगे जाके विभाजन करेगी तो बनने वाली कोशिका और छोटी होगी, ये वाली कोशिका आगे भी विभाजन करेगी तो बनने वाली कोशिका और छोटी होगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि कोशिका जो होती है ना वो नष्ट ही हो जाएगी। बोलो बात सही है? बेटा अगर मान लो मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मेरे दो बच्चे हैं जिसको मैंने 5-5 बीघा दे दी, उनके भी दो बच्चे हुए तो 2.5-2.5 बीघा चली गई। अब हमेशा कभी भी जमीन बढ़ी नहीं, हमेशा ऐसे विभक्त होती गई, तो लाखों पीढ़ियों के बाद क्या होगा? बच्चे यही कहेंगे अरे यार अरे क्या 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 हुआ, तेरे पापा ने जमीन का टुकड़ा दिया है, जेब में रख लेता हूँ, सांप को सरसों लगाऊंगा इसमें। तो ऊपर वाला तरीका तो गलत है, क्योंकि अगर एक कोशिका बार बार विभाजन करती जाएगी तो आगे बनने वाली कोशिका तो छोटी बनेगी, सीधी सी बात है। जबकि नीचे वाली कंडीशन में देखो, नीचे वाली कंडीशन में अगर कोई भी कोशिका अगर कभी भी विभाजन करती है तो बायोलॉजी हमेशा कहती है कि विभाजन करने से पहले उसको वृद्धि करना जरूरी है, और वृद्धि करेगी फिर विभाजन करेगी। बोलो बात सही है? सर मजा आ गया। अब जरा अगली चीज सुनो, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ पूरा बढ़िया, ठीक है। अब जब वृद्धि करती है तो बायोलॉजी ऐसा कहती है कि वृद्धि करने में इसको लगभग लगभग 95% समय का टाइम लगता है, 95% समय लगता है, जबकि विभाजन करने में केवल और केवल 5% समय लगता है। हर्षी सर हम ये कैसे याद करेंगे? सुनो, तुम लोगों का एग्जाम होता है साल में लगभग एक बार फाइनल एग्जाम होते हैं, हाँ। तुम पूरे साल तैयारी करते हो, हाँ। तो क्या पूरे साल का एग्जाम होता है? अरे नहीं, हमारा तो पूरे साल का एग्जाम नहीं होता। हर्षी सर सही बोल रहे हो, कुछ टाइम का एग्जाम, बस यही तो चीज है। बायोलॉजी यही कहती है यहाँ पे, बायोलॉजी ये कहती है कि अगर आपका पूरे साल का अगर एग्जाम है ना, मतलब पूरे साल आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका एग्जाम बहुत कम समय का होगा। ऐसे ही यहाँ पे है, कोशिका जो होती है वो तैयारी करती है 95% समय, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम तैयारी में लगाती है, मगर उसका एग्जाम केवल 5% समय का ही होता है। बताओ कितना आसान है। तो विभाजन करने में समय ज्यादा लगता है, जबकि तैयारी करने में समय कम लगता है, और बहुत ही आसान हो गया देखो टॉपिक। सर ये बात तो सही है। अब एनसीईआरटी ये लिखती है कि हमारी जो मनुष्य की कोशिका होती है, अगर वो लेबोरेटरी में रख दी जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि लगभग 23 घंटे में, कितने घंटे में? 23 घंटे में, ध्यान से सुनते रहना मेरा पॉइंट, लगभग 23 घंटे में, तो 23 घंटे में 23 आवर्स में वो करती है अपने आप को तैयार, और लगभग लगभग 1 घंटे में वो विभाजन कर लेती। यही तो बात हो गई। यानी कि वृद्धि करने में हमेशा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि बेटा वृद्धि करने में कोशिका सब कुछ तैयार करती है कि उसके विभाजन में क्या क्या चीज चाहिए। तो हमेशा यही बात याद रखना कि सबसे ज्यादा जो कोशिका होती है वो पहले वृद्धि करती है, और उसके बाद जो कोशिका होती है वो विभाजन करती है। वृद्धि में कोशिका को सबसे ज्यादा समय लगता है, विभाजन करने में कोशिका को कम समय लगता है। बोलो क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया? सर मजा आ गया। अब ये जो वृद्धि वाली प्रवस्था होती है ना, इसको बायोलॉजी ने एक और नाम दे दिया है, इसको दे दिया है इंटरफेज। वाह सर, रटना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं क्यों रटना है भाई? जब रटने की कोई चीज होगी तभी तो रटाऊंगा। जब चीजें समझ में आ सकती है, जब हम समझ सकते हैं कि चीजें बड़ी आसान है, तो फिर रटना किस बात का? सर बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे इंटरफेज, इंटरफेज एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर कोशिका अपने आप को तैयार करती है, वृद्धि करती है, तैयार करती है अपने आप को कि भैया मुझे विभाजन करने जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। तो इस साजन के घर जाने वाली बात हो रही है बेटा। विभाजन करने में केवल 5% समय लगता है। मगर मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं हुई एग्जाम की तो क्या तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा? नहीं सर। कोशिका की तैयारी अच्छी नहीं हुई तो कोशिका का एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा। वाह सर क्या बात है। तो तुमसे ही मैचर कर लो ना, दिक्कत ही नहीं है।
बच्चे कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, 95% कैसे याद रखें? अबे तैयारी करने में तुम्हें भी तो बहुत टाइम लग रहा है, तुम भी पूरे साल तैयारी करते हो, तुम्हारा 3 घंटे का एग्जाम होता है, कोशिका भी 95% टाइम 23 घंटे तैयारी करती है, 1 घंटे में कोशिका का विभाजन यानी कि कोशिका का एग्जाम होता है। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? खोपड़ी में सारी बात बैठ गई? बहुत बढ़िया। अब अगर तुमने देखा हो तो मैंने आपको ये चीज बोली है कि विभाजन जो होता है वो 2 प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं, वैसे तो 3 प्रकार का होता है, बट आज हम 2 प्रकार का मतलब एक तो बेसिकली पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समसूत्री विभाजन। और मेरे ख्याल से आपको पता होगा इंपॉर्टेंट समसूत्री विभाजन क्या होता है। सम समान सूत्र गुणसूत्र, यानी कि जब गुणसूत्र समान होंगे, आपको पता है गुणसूत्र, फटाफट से बताओ यहाँ पे कि तुम्हारे अंदर गुणसूत्र कितने हैं? 45। अबे रैप्टा खा जाओगे, 45 होते हैं क्या नालायको? अबे नहीं, बढ़ाओ भी मत कम भी मत करो, एक गुणसूत्र भी एक्स्ट्रा हो जाएगा ना तो आदमी वो नहीं वो हो जाता है, समझ गए ना? ओहो, ना मेल ना फीमेल। तो एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो भी पंगा, एक गुणसूत्र कम होगा तो भी पंगा। तो याद रखना तुम्हारे अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे अंदर गुणसूत्र है 46, यहां भी लिख दिया मैंने 46, यहां भी लिख दिया मैंने 46, और यहां भी लिख दिया मैंने 46। मजा आ गया सर? अब देखो जरा डेफिनेशन कितनी प्यारी बनती है। वह विभाजन, विभाजन ही हो रहा है हाँ, जिसमें बनने वाले हाँ संतति कोशिका बिल्कुल, में गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल, मात्र कोशिका हाँ में गुणसूत्रों की संख्या के ठीक है बराबर होती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। बताओ कितनी इससे प्यारी डेफिनेशन तुमने आज तक की क्या? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बायोलॉजी को अगर पढ़ो तो मेरे हिसाब से डायग्राम से पढ़ो। वो अलग अलग होते हैं जो कहते हैं बेटा थ्योरी है रट ले। अरे क्यों रटना है भाई? जब डायग्राम आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, जब डायग्राम आपको दिखा रहा है कि भैया मैं समझा सकता हूं आपको डायग्राम से, इस डायग्राम सबसे अच्छा समझ में आता है, तो फिर थ्योरी क्यों याद करनी है? तो मेरे साथ साथ बोलो क्या है? वह विभाजन बोलना पड़ेगा जिससे बनने वाले संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। 46 है 46 46, 10 होते तो 10 10, तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। कितना आसान हो गया सर टॉपिक? सर बहुत ही बढ़िया आशीष सर, मजा आ गया इस टॉपिक के अंदर। तो आज हमें लगा बॉटनी बड़ी आसान है, लग रहा है ना? बस इतनी जब आपने बात पूरी कर ली है हाँ, तो इस बात पे पूरी करने के बाद फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखो ये वाली बात सबसे पहले समसूत्री विभाजन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे आखिर वृद्धि क्या चीज होती है, क्या चीज होती है जो कोशिका वृद्धि करती है। और उसके लिए एक बहुत ही प्यारी चीज, एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आप मेरे सामने देख रहे होंगे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार वाला डायग्राम है ये, जो लगभग लगभग कुछ सारी की सारी जो छोटी छोटी चीजें होती है उनको क्लियर कर देता है। सर आप अभी बताने वाले हैं? बिल्कुल, इस पूरे डायग्राम को समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनो। बायोलॉजी ये कहती है कि अगर कभी भी कोशिका वृद्धि करती है तो वृद्धि करने की प्रावस्था को इंटरफेस कहते हैं, ठीक है? और इंटरफेस की 3 प्रावस्था होती है, जिसमें एक होती है जीवन, एक होती है एस, एक होती है जीवन। ये 3 प्रावस्था होती है जिसे हम इंटरफेस की प्रावस्था कहते हैं। तो कोई आपसे कहता है इंटरफेस प्रावस्था कितनी होती है, तो आप बोलेंगे जीवन एस और G2। डन है? पॉइंट में तो कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि जीवन एस G2। अब आ जाओ जरा, जीवन एस G2 क्या होती है? देखो ये होती है, जरा थोड़ा सा समझते हैं जीवन एस G2 जरा है क्या। देखो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, फोकस करना पड़ेगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको बस मेरी बात सुननी पड़ेगी बहुत ही ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कोशिका दिख रही है, बिल्कुल सर हमें दिख रही है। तो सबसे पहले कोशिका ये कहती है कि भैया मेरे को जाना है, मुझे जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। ये साजन का घर नहीं बेटा, ये है विभाजन। और विभाजन में 3 प्रावस्था होती है। पहली प्रावस्था है जीवन, दूसरी प्रावस्था है एस, तीसरी प्रावस्था है G2। सीक्वेंस यही याद करना है, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका जब विभाजन करेगी तो पहले आएगी जीवन प्रावस्था में, सर डन 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 डन। उसके बाद आएगी एस प्रावस्था में, सर डन 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 डन। उसके बाद आएगी G2 प्रावस्था में। सर ताबड़तोड़ बात बोल दी आज तो आपने, मतलब कोशिका विभाजन करेगी तो 3 प्रावस्था में जाएगी, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन सी प्रावस्था है? पहली प्रावस्था हो गई जीवन प्रावस्था, फिर हो गई एस प्रावस्था, फिर हो गई G2 प्रावस्था। उसके बाद कोशिका विभाजन करती है जिसको हम बोलते हैं एम प्रावस्था। छोड़ो अभी तो 3 पे चलते हैं, ठीक है? तो तैयारी करनी है कोशिका को किसके लिए? विभाजन के लिए। अब खुद सोच के देखो, जब कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करेगी तो क्या अपना आकार बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? सर बिल्कुल बढ़ाएगी। पहले छोटी थी, कोशिका बड़ी होगी। तो जीवन के अंदर, एस के अंदर, G2 के अंदर कोशिका अपने आप का आकार बढ़ाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि भैया मुझे पहले आकार बढ़ाना है, क्योंकि ये वाली बात तो हमने पढ़ी है कि जब कोशिका अपने आप की वृद्धि करती है तो सीधी सी बात है कोशिका का आकार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कोशिका का आकार? क्योंकि कोशिका बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश कर रही है जो आगे उसको विभाजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर जबरदस्त बात हो गई, ठीक है भैया बात हो गई, तो जरा आगे चलते हैं। अब जब कोई भी कोशिका विभाजन करने के लिए आएगी तो ये प्रावस्था है जीवन। अब बेटा जहां से जीवन चालू होती है उसे बोलते हैं अर्ली, यानी कि अग्र जीवन। जहां पे जीवन खत्म होती है उसे बोलते हैं पश्च जीवन। ऐसे जहां पे एस चालू होती है, अग्र एस पश्च एस, अग्र G2 पश्च G2, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले बाद में, पहले बाद में, पहले बाद में, पहले बाद में, बहुत बढ़िया। अब जब कोशिका जीवन के अंदर आएगी तो कोशिका तैयार करती है अपने आप को
कौन सी प्रावस्था के लिए? एस प्रावस्था के लिए। मतलब आप कुछ ऐसा मान सकते हैं, मतलब मेरे ख्याल से देखो शादी में गए होंगे आप सब, मेरा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जब आप लोग कभी भी शादी में जाते हैं तो शादी में जाने के लिए आप मतलब, या शादी मान लो आपके भी घर में कभी हुई होगी या आपने देखा भी होगा। मान लो शादी, शादी को क्या बोलते हैं? मैरिज। ये रही बेटा मैरिज, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद एक से दो हो जाते, एक कोशिका थी तो दो कोशिका बन गई। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे अच्छा समझ में आएगा ना तुम्हें? हाँ मुझे पता है तुमको रिलेट बहुत अच्छे से करोगे मुझे पता है। अच्छा सर बहुत बढ़िया, अब सुनो, ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बेटा आपको पता है शादी से पहले लड़कों लड़कियों तुम दोनों को पता होगा, एक प्रोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं लेडीज संगीत। एक लेडा संगीत भी होता है, लेडा लड़कों का होता है, लेडीज लड़कियों का होता है। वैसे मेरे ख्याल से सामान्य लोगों के घर में तो लेडीज संगीत ही होता है। ऐसा तुम्हारे पास कोई है बंदा जिसके घर में लेडा संगीत हो रहा है सर लेडा संगीत किसके घर में होता है? तो मैं वही कह रहा हूँ, लेडा संगीत किसी के घर में नहीं होता। तो दो प्रकार के संगीत होते हैं, लेडीज संगीत और लेडा संगीत, ठीक है। अब लेडीज संगीत, संगीत की स्पेलिंग एस से चालू होती है, ये रे संगीत। अरे सर जबरदस्त। शादी, एम मैरिज, ये रही शादी। अब अगर संगीत और शादी जो अलग अलग दिन पे है, तो क्या दोनों का खाना एक साथ बनाओगे, अलग अलग टाइम बनाओगे? सर ये बात तो अलग अलग टाइम बनाएंगे सर, एक साथ क्यों बनाएंगे अच्छे से टाइम खाना? उनका क्यों? सर शादी में कोई बासा खाने थोड़ी देंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब पहले जीवन के अंदर आप खाना बनाओगे, संगीत के अंदर उस खाने को दे दोगे, सब खाना खा लेंगे, फिर जीटू के अंदर खाना बनाओगे और शादी के अंदर उस खाने का प्रयोग कर लोगे। अरे अर्जित सर जबरदस्त एग्जाम्पल, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो गया, पहले जीवन होगा, फिर एस होगा, फिर जीटू होगा, फिर एम होगा। जीवन में तैयारी होती है एस के लिए, जीटू में तैयारी होती है एम के लिए, बस बात खत्म। शादी का खाना यहाँ, यानी कि शादी की तैयारी यहाँ, और इसका खाना यहाँ, बस सीधी सी बात, हो गया आसान। सर बहुत इजी हो गया ये तो टॉपिक, अभी आगे और भी इजी है। अब सुनो, जब कोशिका को ये सारा का सारा काम करना है तो कोशिका बहुत सारे और अलग अलग चीजें करने की कोशिश करती है। कोशिका कहती है कि भैया एक काम और करते हैं, अभी मैं फटाफट से कुछ तो ऐसा करती हूँ, कुछ शानदार करती हूँ। कह रहे क्या करने वाली है तू, हमें तो बता। ठीक है, मुझे आगे ऊर्जा की जरूरत है, तो ऊर्जा की जरूरत है तो एटीपी। कोशिका कहती है मुझे आगे प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन के लिए अमीनो अम्ल का निर्माण करती है। कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। उपापचय का मतलब कोशिका के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही होती है। उपचय अपचय तुमने सुना होगा, नई नई चीजें बन रही होती है, कुछ कुछ चीजें टूट रही होती है, तो ये सारा काम होता रहता है। और कोशिका आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म जानते हैं ना, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है, इन सब का निर्माण करती है। जब कोशिका, ये वाली कोशिका इस पूरी प्रावस्था में चलती है चलती है चलती है चलती है चलती है, ये सारी की सारी चीज बना लेगी, तो कोशिका का आकार देखो पहले से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अरे सर क्या बात कर दिया, देखो। और ये कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ दिख रहा है तुमने, ऐसे मैंने बना रखा है बीच में, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए। सर बहुत बढ़िया। अब कोशिका पहले अग्र में थी, सारा काम किया, पश्चिम में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे दोस्तों बायोलॉजी कहती है चेक पॉइंट होते हैं, चेक पॉइंट जो चेक करते हैं, ओ रुक, आरएनए है, यस सर, फलाना है, यस सर, एटीपी है, यस सर, अमीनो अम्ल है, यस सर, चलो आगे। आगे आ जाएगी कोशिका। कोई कोशिका ऐसी हो जिसके पास ये सब कुछ नहीं है, तो वो क्या कहेगी? बेटा वो बाहर चली जाएगी। मतलब उसको कहते हैं भैया रुक जाओ, तुम पहले बना के लेके आओ, क्योंकि आगे हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये चेक पॉइंट होता है, इसका काम ही चेक करने का होता है। तुमने देखा होगा जब तुम एग्जाम में जाते हो तो बाहर एक दो तीन बंदे होते हैं जो तुम्हारा आई कार्ड, फलाना ठिकाना, ट्रम्प, सब कुछ चेक करते हैं। फलाना ठिकाना तो कोई नहीं चेक करता, मगर सब कुछ चेक होता है ना, बस। अगर फिर भी कुछ ऐसी कोशिका होती है जिसको आगे नहीं जाना, क्योंकि याद रखना ये एक ऐसी जगह है जिसके आगे अगर कोशिका चली गई तो बेटा फिर वो विभाजन करेगी करेगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर कोशिका इससे आगे चली गई तो, यानी कि ये वो मार्क है, ये कोशिका ने आगे पैर रख दिया, वो तुमने देखा टीवी के अंदर आता है, तू अगर इस घर से बाहर चली गई तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे, बस वही है, ठीक है। तो ऐसी कई कई कोशिका होती है, हृदय की कोशिका वगैरह, जो कभी भी विभाजन नहीं करती। तो जो कोशिका विभाजन नहीं करती वो कोशिका कहाँ चली जाती है? वो जाती है जी नॉट प्रावस्था में। जी नॉट का मतलब क्योसेंट प्रावस्था, कहते हैं शांत रहो, मस्त रहो, क्या ऐसे रहो। तो भाई साहब बहुत बढ़िया, सब कहते हैं बहुत बढ़िया हो गया। अब जब ये सारा काम करने के बाद कोई कोशिका आगे चली गई तो कौन सी प्रावस्था आ गई? सर ये प्रावस्था तो अर्षित सर कहीं ना कहीं एस प्रावस्था नहीं है? बिल्कुल ये एस प्रावस्था ही है। तो सर ये एस प्रावस्था में क्या काम होता है वो तो बताओ अर्षित सर, हमें सीखना है एस प्रावस्था। बिल्कुल। अब एस प्रावस्था पूरी बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रावस्था होती है, अब तो ये बात मान लो। मतलब एस प्रावस्था से मैं कह रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। एस प्रावस्था में सबसे पहले डीएनए का डबल होगा। यहाँ पे देखो एक डीएनए था अंदर, दिख रहे हो? यहाँ पे दो डीएनए बनेंगे। क्यों बनेंगे? जब एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी तो अनुवांशिक पदार्थ इसके पास भी होना चाहिए डीएनए, और डीएनए इसके पास भी होना चाहिए, तभी तो अगले कोशिका रहेगी। बिल्कुल सर, मजा आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले डीएनए डबल होगा। बिल्कुल। अब आपको पता है डीएनए जिस चीज पे लिपटा हुआ रहता है उसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, सुना है ना तुमने?
है ना, अच्छे से सुना है ना कोशिका वाले चैप्टर में, बस। तो जब डीएनए डबल हो गया तो चरखी भी तो डबल होगी बेटा। तुम्हारे पास मांझा, मांझा जानते हो जिससे पतंग उड़ाते हैं, वो डबल हो गया, तो अलग अलग चरखी लेके आओगे, बहुत बढ़िया। तो हिस्टोन प्रोटीन भी डबल हो जाता है। और एक तारक्का नाम की चीज और होती है, तारक्का जिसे हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। ये एक ऐसी संरचना होती है जो कि कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को खींचने का काम करती है। तो ये तीनों का काम बहुत ही प्यारा हो जाता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रोसेस आगे चलना चालू हो जाते हैं। जब ये सारा का सारा काम हो जाता है इस प्रवस्था में, तो कोशिका फिर आगे चली जाती है। कौन सी प्रवस्था में? G2 प्रवस्था में। G2 प्रवस्था में भी एटीपी बनता है, बहुत सारे एंजाइम बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है? ऐसा प्रोटीन जिससे तर्कु तंतु बनते हैं, जिससे क्या होता है, ऐसे ऐसे पकड़ के गुणसूत्रों को खींचा जाता है। दोनों कोशिका अपने अपने गुणसूत्रों को अपनी अपनी तरफ खींचेगी, तभी तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। ये सारा काम और प्रोटीन वगैरह का निर्माण हो जाता है। बोलो बात सही है? तो तीन प्रावस्था होती है, G1, S और G2। G1, S और G2 तीनों मिला के कितने घंटे की? 23 घंटे की। अब अलग अलग करो, 11, 8, 4, ये 11 घंटे की, ये 8 घंटे की, ये 4 घंटे की। बोलो बात, क्या पॉइंट क्लियर है क्या? जीवन का मतलब हो गया ज्ञापन, एस का मतलब हो गया सिंथेसिस ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का निर्माण, और G2 का मतलब हो गया गैप 2। बस काम खत्म। तीनों अवस्था यही होती है। बताओ क्या पॉइंट बिल्कुल ताबड़तोड़ क्लियर है क्या? सबसे पहली बात, किसी भी बच्चे का सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। अब कोई भी बच्चा मेरी क्लास में ऐसा नहीं हो जो ये बोल दे हर्ष सर यार हम मेरा सीक्वेंस गलत हो गया यार, हर्ष सर सीक्वेंस मेरा गलत हो गया, मैं क्या करूं? बेटा सीक्वेंस गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो सारा का सारा काम ही सीक्वेंस का ही है। अगर आपने सीक्वेंस गलत कर दिया तो फिर उसके बाद तो आप ये कह दो कि हर्ष सर ये तो गड़बड़ हो गई, सीक्वेंस तो गलत हो गया। होना ही नहीं चाहिए सीक्वेंस गलत। तो सबसे इंपॉर्टेंट ही सीक्वेंस होता है, बस आप ये वाली बात मान सकते हैं। बताओ क्या यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है क्या? कोशिका जीवन में गई, कोशिका एस में गई, कोशिका G2 में गई, और कोशिका तैयार है विभाजन के लिए। मजा आ गया दोस्तों यहाँ तक के टॉपिक में? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो कोशिका जाएगी एम प्रावस्था में, यानी कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? 2। और उसको समझाने के लिए बहुत ही प्यारा डायग्राम मेरे पीछे है। आज हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं जिस प्रकार के विभाजन की, उस विभाजन का नाम है समसूत्री विभाजन। यानी कि ध्यान से सुनना, अगर इस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2 है, तो जो बनने वाली 2 कोशिका होगी उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2 2 होगी, तो इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। वह विभाजन जिससे बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है, उसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। और हमेशा एक बात याद रखना जो मैंने ऊपर लिख रखी है, कभी भी आपको गुणसूत्रों की संख्या काउंट करनी है तो हमेशा आप सेंट्रोमियर की संख्या से काउंट करेंगे। जो बीच में ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, सेंट्रोमियर होता है। तो आपको हम कभी भी ये नहीं दिख रहा ये बनाया या ये बनाया, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस ये डॉट देखना है। कितने डॉट है? 2 है, 2 गुणसूत्र, 2 है, 2 गुणसूत्र, 2 है, 2 है, तो सब में 2 2 गुणसूत्र हैं। तो विभाजन का नाम हो गया समसूत्री विभाजन। बोलो कौन सा विभाजन? सर ये हो गया समसूत्री विभाजन। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल से समसूत्री विभाजन में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो हुआ क्या, ये कोशिका है जो है मात्र कोशिका। इस कोशिका के अंदर ये सेंट्रोमियर है, जिसकी वजह से हमें पता लग गया कि गुणसूत्र 2 है। ठीक है, तो 2 गुणसूत्र लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भुजा होती है गुणसूत्र की, ये जो दिख रही है। इसके अंदर जो होता है ये डीएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम आप जो लोग जानते हो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीएनए ये होता है। ठीक है सर। अब सबसे पहले होती है वृद्धि। वृद्धि का मतलब कोशिका अपने आप की वृद्धि करती है, कोशिका अपने आप को डेवलप करती है, कहती है मैं कुछ नया बनाऊंगी, तो वृद्धि। वृद्धि के अंदर अंतरावस्था बोलते हैं वृद्धि। 3 प्रावस्था पढ़ी है, G1, S और G2। अब अगर आपको याद है तो एस प्रावस्था में आपने डीएनए का प्रतिकृति पढ़ा था, डीएनए डबल होता है, ये लिखा। क्योंकि मैंने बोला था एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, तो दोनों के अंदर भी तो डीएनए जाएगा। हाँ ये बात तो सही है बेटा। मेरे पास अगर एक नोटबुक है और तुम मुझसे मांगते हो तो मैं आपको नोटबुक कैसे दूंगा? मैं इसकी कॉपी करवाऊंगा, तो 2 बंदों को 2 नोटबुक दे दूंगा। तो सेम यहाँ पे डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, यहाँ पे एक ही भुजा थी, यहाँ पे देखो 2 2 भुजा हो गई, हेलीकॉप्टर बन गए। बन गए क्या? बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद इसका विभाजन कर दो। विभाजन हो जाएगा तो देखो एक डीएनए उसमें, ऊपर वाला उसमें, नीचे वाला इसमें, नीचे वाला इसमें, हो गया काम, बस हो गया। समसूत्री विभाजन है। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर का विभाजन जब होगा, तो सेंट्रोमियर का विभाजन कौन सी प्रावस्था में? एम प्रावस्था में होगा। तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी? 2 कोशिका बनेगी। और इस प्रकार के विभाजन को बायोलॉजी के अंदर बोला जाता है कि ये विभाजन जो होता है ये समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। कौन सा? समसूत्री। दोबारा बोलो कौन सा? समसूत्री। समान गुणसूत्र अगर हैं तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं समसूत्री प्रकार का विभाजन। तो बताओ ये जो छोटा सा अभी जो अपन ने पढ़ा है, क्या ये सारा पॉइंट क्लियर है? क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर है कि जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था क्या होती है? सभी लोगों को ये पता हो गया होगा कि पहले कोशिका वृद्धि करती है, उसके बाद कोशिका विभाजन करती है। सभी लोगों को ये बात पता लग गई होगी कि कोशिका वृद्धि करने में लगभग 95% का समय लेती है और विभाजन करने में
केवल और केवल 5% का समय लेती है। सभी लोगों को ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी कि अगर कोशिका विभाजन करेगी तो उसके पहले वो कोशिका अपने आप को तैयार करेगी तो लेडी संगीत का प्रोग्राम और शादी का प्रोग्राम होगा। संगीत के प्रोग्राम का खाना जीवन में बनेगा, शादी के प्रोग्राम का खाना जीटू में बनेगा। बहुत बढ़िया, ऐसे चलेगा चक्कर, उल्टा मत चला देना, यूं चलेगा। ठीक है, जीवन के अंदर क्या काम होता है पता है? एस के तीनों ही काम इंपॉर्टेंट है। जीटो के अंदर क्या काम होता है पता है? और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तंतु बनता है, इससे गुणसूत्र खींचे जाते हैं। एक कोशिका से 2 कोशिका बनानी तो गुणसूत्र भी तो बांटने, बस ये वाला काम। इतना सारा काम होने के बाद ये सबसे बढ़िया चीज है, एक सबसे प्यारा डायग्राम जो आपको सच में समझाता है कि आखिर ये समसूत्री विभाजन जो होता है वो क्या होता है। तो बताओ यहां तक बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया क्या? मतलब एक होता है ना, एक बेस बनाना। एक लगता है कि यार हर्षित सर कितना प्यारा बन गया ये तो, हमें तो सच में लग रहा था ये तो बहुत मुश्किल होगा, हमें लग रहा था ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, ये कैसे हो गया? अब बताओ कितना आसान है, जरा टॉपिक खुद बता दो, क्या आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है ना, 100%। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आशा करता हूँ कि लगभग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटी सी चीज थी, बहुत प्यारी चीज थी, बट एक समझने का फेर हो जाता है कि हम उसको किस तरीके से समझ पाते हैं। शायद यहाँ तक बहुत ही ताबड़तोड़ चीजें लगी होगी, रही भी होगी। आशा करता हूँ सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बताना जरा ये छोटा सा प्यारा सा सेशन आप लोगों को सच में कैसा लगा? शादी की तैयारी कब होगी पता होना चाहिए, लेडीज संगीत का प्रोग्राम की तैयारी कहाँ होगी ये बात। बारातियों का स्वागत तो बेटा नहीं, बारातियों को हाँ जो डायलॉग आ रहा था वो नहीं, बारातियों का स्वागत तो बेटा अलग अलग जगह पे बढ़िया बढ़िया खाना बना के करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।